हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में जो टॉपिक पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो ठीक से नहीं देखी, उसका होमवर्क नहीं किया, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है आज की क्लास लेने का। तो पहले पिछला टॉपिक कंप्लीट करो, फिर आज की वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं भाई टॉपिक। तो टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या है समझते हैं ज़रा। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला वगैरह जो भी है, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। ये जो E1 इंटरसेक्शन E2 है, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। लिख देता हूँ भाई एक बार कि भाइयों ये जो E1 इंटरसेक्शन E2 है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ simultaneous occurrence of both the events E1 and E2। कि भाई कोई दो इवेंट्स रही होंगी E1 और E2, तो उन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। कि दोनों हो जाए, दोनों इवेंट अकर हो जाए। ऐसा ना हो कि ये हो ये ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये भी वही लिखा है ना। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ये लिखा है वही ये लिखा है। यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे अलग है। क्या है उसी के बारे में हमने चर्चा करनी है आज, ताकि हम इसको रटे नहीं, इसको समझे कब कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। फिलहाल मोटी मोटी बात तो मैंने यूँ लिख दी कि भैया अगर लिखा हो कहीं पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है तो ये लगेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या उन्हें डिपेंडेंट कह दूँ? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट्स जैसी कोई टर्म नहीं है। ठीक है ना, बस या तो इंडिपेंडेंट होगी या तो नहीं होगी। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपली दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो ऐसे निकालते हैं। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, वही सब हम देखेंगे। ठीक है, ये तो वैसे आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो, देखो इसको अगर मैं यहाँ ला के डिवाइड कर दूँ भाइयों, नीचे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्या आ गया ये E2 अपॉन E1 नहीं आ गया? बोलो, आ गया ना। ये क्या है, देखा नहीं था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये, कंडीशनल का फॉर्मूला है ये, है ना, उसी से तो बना है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसी से बना है। अब कौन सा कब यूज़ करना है वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं बच्चों, जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो। हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम इन फॉर्मूलों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो कि मान लो हमारे पास एक इवेंट है E1 और एक इवेंट है E2। क्या है ये कि हमने ना एक डेक में से दो कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि एक डेक में से हमने दो कार्ड्स निकाले हैं, 1 बाय 1। तो हम फर्स्ट के E1 ले रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्ड है वो एक किंग है। फर्स्ट कार्ड इज अ किंग। और E2 इवेंट ले रहे हैं कि जो सेकंड कार्ड है वो भी किंग है। सेकंड कार्ड इज अ किंग। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि हम एक सिनेरियो ले रहे हैं, हमने एक डेक में से दो कार्ड निकाले हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट इवेंट ले ली कि फर्स्ट कार्ड किंग है, सेकंड इवेंट ले ली कि सेकंड कार्ड किंग है। अब दो बातें हो सकती हैं बच्चों, एक तो हम इसको विद रिप्लेसमेंट कर लें, क्वेश्चन को क्या कर लें, विद रिप्लेसमेंट, और एक हम इसको कर लें भाई विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, फॉर्मूले वगैरह छोड़ो, अभी हम ढंग से सीखेंगे,
वो फॉर्मूला का मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल सा हमने एक क्वेश्चन लिया है प्रोबेबिलिटी का कि भैया हमने डेक में से 2 कार्ड निकाले हैं और हम क्या चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि एक इवेंट है E1 जो दिखा रही है कि फर्स्ट कार्ड जो हमने निकाला है वो किंग है, एक इवेंट है E2 जो दिखा रही है कि सेकंड कार्ड किंग है। अब मैं चाहता हूँ मेरे दोनों कार्ड किंग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या निकालो भाई, दोनों कार्ड किंग हो। दोनों कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, मुझे क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट कार्ड किंग है और सेकंड कार्ड भी किंग है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। क्या मतलब होता है भाइयों, एंड। ठीक है, एंड का मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, फर्स्ट वाली भी सेकंड वाली भी, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, दोनों इवेंट्स अकर हो रही हैं, पहला भी किंग है दूसरा भी किंग है, दोनों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब हम दोनों केसेस में निकाल के देखते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करते हुए। ठीक है भाई, दोनों केसेस में निकाल के देखेंगे, अपने आप फॉर्मूला आगे आ जाएगा हमारे, क्या क्यों बना कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले हम विद रिप्लेसमेंट वाला केस कर रहे हैं कि हमने पहला कार्ड निकाला। ठीक है, अब हम चाहते हैं पहला कार्ड किंग हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 4/52 होगी। सही बात है कि नहीं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भैया एक कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें पता है डेक में 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 4 किंग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल होती है 4/52। अब मैं चाहता हूं जो दूसरा कार्ड निकाला है वो भी किंग हो, और मैंने विद रिप्लेसमेंट करा है ये काम। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जब मैंने पहला कार्ड निकाला तो उसको मैंने डेक में वापस डाल दिया, फिर मैंने दूसरा कार्ड निकाला और वो दूसरा कार्ड भी अब मैं चाहता हूँ किंग हो, तो फिर से डेक में 4 ही तो किंग हैं और टोटल फिर से 52 हैं, तो 4/52। सही है कि नहीं भाई, जब विद रिप्लेसमेंट काम कर रहा हूँ तो पहले किंग की जो प्रोबेबिलिटी है दूसरे की भी तो वही होगी, क्योंकि हर बारी नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं और फेवरेबल 4 ही होंगे, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ काम। पहला किंग निकाला वापस डाल दिया, फिर जब दोबारा निकाल रहा हूँ फिर से उतने ही पत्ते हैं, तो सेम ही तो होगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होगा कि पहला कार्ड अगर मैं निकाल रहा हूँ तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52। सही है, लेकिन ये कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने दूसरा कार्ड निकाला, मतलब पहले वाले को डेक में नहीं डाला। ठीक है, पहले वाले को साइड में रख दिया, अब जो डेक है उसमें से एक कार्ड और निकाला और मैं चाहता हूँ वो किंग हो, तो अब मेरे पास डेक में कितने किंग रह जाएंगे, 3, और टोटल कार्ड कितने रह जाएंगे, 51। तो अब जो सेकंड कार्ड है उसके किंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/51 होगी। ये बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से भाई। टोटल कार्ड 52 थे जिसमें से 4 किंग थे, मैंने एक कार्ड निकाल दिया, उसको रिप्लेस नहीं करा, उसको साइड में रख दिया, तो अब टोटल कार्ड रह गए 51, किंग रह गए 3। तो अब जो अगला कार्ड अगर मैं निकाल रहा हूं तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/51। तो दोनों केसेस में फर्क समझ में आ गया कि नहीं। अब सुनो भाई, अब इतना तो समझ ही गए होगे फॉर्मूले को छोड़ो कि ये इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों इंडिपेंडेंट, मतलब जो पहला कार्ड निकाला था उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब दूसरे को पहले से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि पहला कुछ भी निकाला हो जब मैं उसको वापस ही डाल रहा हूं तो दूसरे से क्या, दूसरे पे कोई फर्क पड़ेगा, उस बात से नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिर से डेक में उतने ही कार्ड है जितने पहले थे। लेकिन इस केस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक कार्ड मैंने निकाल के रख दिया तो मेरे टोटल कार्ड भी कम हो गए, मेरे फेवरेबल कार्ड भी कम हो गए, तो इसमें फर्क पड़ रहा है, डिपेंड कर रही है इवेंट। जो हमारी सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि दूसरी वाली जो इवेंट है, जो दूसरा कार्ड है, उसको पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हुआ है काम। ठीक है ना, तो ये कौन सी इवेंट होगी भाई, इंडिपेंडेंट। अब ये तो हमने सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, है ना। अब अगर इसको फॉर्मूले टाइप लिखना हो हमको कि फॉर्मूला क्या था, तो मैं यूं लिख सकता हूं कि पहले मैंने E1 की प्रोबेबिलिटी लिखी है, फिर मैंने E2 की लिखी है, सिंपली लिखी है दोनों की प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो करा है। E1 क्या था कि पहला कार्ड किंग हो, पहला कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी तो लिखी है ये 4/52।
फिर E2 क्या इवेंट है कि दूसरा कार्ड किंग हो, दूसरा कार्ड किंग की प्रोबेबिलिटी तो लिखी है ये 4/52। तो यानी कि इवन इंटरसेक्शन E2 का फॉर्मूला क्या बन गया, दोनों इवेंट के इकट्ठे एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई कि दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, मल्टीप्लाई करो, खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग है। अगर आप समझो ढंग से, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पहले इवन की प्रोबेबिलिटी तो लिखी है, पर जो E2 की लिखी है उसमें हमने इवन को ध्यान में रखते हुए लिखी है। समझो कैसे, पहले आपने इवन की प्रोबेबिलिटी लिखी कि पहला कार्ड किंग हो, ठीक है 4/52। अब आपने ये 3/51 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये दिख रहा था कि एक कार्ड किंग निकल चुका है, कुछ हो चुका है, और जो हो चुका है उसको ऐसे लिखते हैं ना, ये आपने पढ़ा है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि जो मैं E2 की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ वो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ कि इवन हो चुका है, इवन हो चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए कि एक कार्ड भैया किंग निकल चुका है, तभी तुमने टोटल में भी एक कम कर दिया, किंग में भी एक कम कर दिया। यहाँ पे तुमने कुछ ऐसा चक्कर नहीं था, उतने ही थे, लेकिन यहाँ हमने इवन को कंसिडर किया था, तो इसीलिए हमने इवन की तो लिख दी, पर E2 की जो लिखी है वो इवन को ध्यान में रखते हुए लिखी है। तो ये है भैया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कब लगना है ये आपको आइडिया अब हो गया होगा कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर, तो सीधा दोनों की निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या करो, अगर उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले एक की निकालो, फिर दूसरे की जब निकाल रहे हो ये ध्यान में रखते हुए उसको करो कि फर्स्ट हो चुका है, जो आएगी वो लिखो और मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला तो सच्ची बताऊँ आप याद नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा, आप सीधा ये लिख देना। हमने मेन कंसेप्ट पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कोई ऐसा जितना काम नहीं आता, आप सीधा भी ये प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, ये भी कोई अभी काम का थोड़ी है इतना, अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। प्रोबेबिलिटीज तो आप दोनों लिख सकते थे ना बिना फॉर्मूले के, आपको पता ही है क्यों आया यहाँ पे 4/52 और क्यों आया 3/51, ठीक है। तो यही भाई फॉर्मूले थे यहाँ पे कि भैया इवन इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी इन दो तरीकों से निकाली जा सकती है। सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कब करना है, जब इंडिपेंडेंट हो, और इधर भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इधर कैसे करना है, पहले की तो सीधी सीधी निकालनी है, लेकिन दूसरे की निकालते हुए ध्यान रखना है कि पहली हो चुकी है, उस हिसाब से दूसरे की लिखो और मल्टीप्लाई करो। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे। तो भाई यही काम 3 इवेंट्स में भी तो हो सकता है, यही काम मेरे भाइयों 3 इवेंट्स में भी तो हो सकता है कि 3 इवेंट की साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1, E2 और E3 तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर तो इंडिपेंडेंट होगी तो नॉर्मली तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो क्या करेंगे, पहले की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, फिर दूसरे की लिखेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि पहली हो चुकी है, फिर तीसरे की लिखेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि पहली दोनों हो चुकी हैं। उस हिसाब से हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट होगी तो सिंपली तीनों की निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कोई ऐसा कोई खास फॉर्मूला है नहीं भाई, ठीक है। ये कुछ खास ऐसा पेपर में आने वाली बात है नहीं, फिर भी मैं तो कहूँगा याद कर लो, क्योंकि आजकल 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो चीज़ें पता रहनी चाहिए। बाकी मेन कंसेप्ट हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ना है, अभी डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। आपको मैं इसके 1-2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके क्या करता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन करने से पहले कि ये वाला ड्रामा कब करना है, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो, और ये ड्रामा कब करना है, जब इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट समझ गए ना, कि एक इवेंट का दूसरी इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें लेना देना होगा। अभी आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ते। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक एक करके 3 पत्ते निकाले उसने। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहला निकाला उसको वापस नहीं डाला, उसको रख दिया साइड में, फिर दूसरा निकाला उसको भी वापस नहीं डाला, रख दिया साइड में, फिर तीसरा निकाला। ऐसे करके उसने 3 पत्ते निकाले। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, पहले 2 किंग हो और तीसरे वाला एस हो। पहले 2 क्या हो, किंग्स हो, और तीसरा कार्ड एस हो, ये चाहता है वो। तो सिंपल है, इधर देखो सीधा, उसने ये क्या लिखा है, के के ए। ये के का मतलब क्या है, के इंटरसेक्शन ए, ये मतलब है, ठीक है।
ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है कि किंग हो और एस हो। सही है। तो सबसे पहले उसने किंग की प्रोबेबिलिटी लिखी, एक पत्ता निकाला जो कि किंग हो। किंग होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 4/52 होती है। सही बात है कि नहीं। फिर उसने किंग की प्रोबेबिलिटी निकली लिख दी, ये ध्यान में रखते हुए कि एक किंग निकल चुका है। तो अब एक किंग निकल चुका है तो अब किंग कितने रह जाएंगे 3, टोटल कार्ड 51, तो प्रोबेबिलिटी हो गई ना 3/51। फिर उसने क्या लिखी है, ये उसने एस की प्रोबेबिलिटी लिखी है। अंडर कंसिडरेशन के 2 किंग्स निकल चुके हैं। एस की प्रोबेबिलिटी ये ध्यान में रखते हुए कि 2 किंग्स निकल चुके हैं। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एस की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि भैया 2 किंग्स निकल चुके हैं। क्या लिख दिया, थोड़ा साफ सुथरा लिख दो, ये क्या है एस की प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान में रखते हुए कि 2 किंग्स निकल चुके हैं। ठीक है, समझ गए ना कैसे निकाली। ये फॉर्मूला नहीं भी लिखना तो मत लिखो ना भाई, किसने कहा लिखने के लिए, मत लिखो। बस ये ध्यान रखो, पहला किंग, दूसरा किंग, तीसरा एस। तो पहला किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, 4 किंग है, टोटल 52 है। दूसरा किंग होने की क्या होगी 3/51, क्योंकि एक किंग निकल चुका है तो किंग 3 रह गए, टोटल 51 रह गए। तीसरा कार्ड एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/50, क्योंकि एस तो चारों के चारों है डेक में, जो 2 कार्ड निकले वो तो किंग निकले हैं ना, तो टोटल कार्ड तो 50 रह गए, पर एस तो चारों है ना, तो इसलिए 4/50 मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। सही है। एक क्वेश्चन और देख लें ऐसा, एक और है क्या भाई, है ये रहा, देखो कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। 10 ब्लैक बॉल है, 5 वाइट बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, एक के बाद एक निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट। मेन बात है विदाउट रिप्लेसमेंट, जो एक निकाली वो दोबारा नहीं डाली, तो भैया ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। जब आपने एक निकाली है उसको दोबारा नहीं डाला तो अगली वाली पे फर्क पड़ेगा ना, तो इंडिपेंडेंट कहाँ से हो गई, इंडिपेंडेंट नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक, कि भैया पहली भी ब्लैक हो दूसरी भी ब्लैक हो। तो कैसे करोगे आप, ऐसे ही तो करोगे, पहले पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, फिर इनटू दूसरी ब्लैक की लिखोगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एक ब्लैक निकल चुकी है। सही बात है कि नहीं। अब पहली ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक है 10, टोटल है 15, तो 10/15। सही है ना। इनटू दूसरी ब्लैक की क्या लिखोगे 9/14। क्यों, क्योंकि एक ब्लैक निकल भी तो चुकी है ना, तो ब्लैक 9 रह गई, टोटल 14 रह गई। सही है ना। और यही क्वेश्चन मान लो यहाँ विद रिप्लेसमेंट लिखा होता, विदाउट की जगह क्या लिख दिया होता है इसने विद रिप्लेसमेंट। तो हम कैसे करते, दोनों ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, सिंपली लिखते कि पहली ब्लैक है इनटू दूसरी ब्लैक है, खत्म। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, पहली ब्लैक की भी क्या होगी 10/15, दूसरी की भी क्या होगी 10/15, उसको पहली से क्या लेना देना है ना। तो ये फर्क होता है भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। सही है मेरे भाइयों। तो मेन तो वैसे आज हमने चर्चा किस पे करनी थी, इंडिपेंडेंट पे, तो उसी पे चलते हैं हम, उसी के बारे में ढंग से चर्चा करते हैं भाइयों, देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो भाइयों जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इफ़ इवेंट्स A and B are independent, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी A और B दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, यानी उन दोनों घटनाओं के हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाइयों, PA इंटू PB। ये तो सिंपल सी बात है। सही है कि अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, आप चाहते हो वो दोनों हो जाएं, तो उन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले के होने की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल। ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है चेक करो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप ये चेक कर लोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। ठीक है ना। क्या करोगे आप, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, A की निकाल लोगे B की, अगर ये प्रोडक्ट और ये इक्वल आ गए तो इंडिपेंडेंट है। वो तो खैर इजी बातें होती हैं, हम अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट अगर है तो ये तो हमें पता है, ये पता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो इंटरसेक्शन है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये जो इंटरसेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो भैया अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो क्या A नॉट और B नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी,
अगर ए और बी का होना इंडिपेंडेंट है तो क्या उनका ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई। देखो ध्यान से सुनो, मान लो आप और मैं दो लोग हैं, ठीक है। मैं एक अलग जगह मैच खेल रहा हूँ, आप एक अलग जगह मैच खेल रहे हो, तो हम दोनों का जीतना इंडिपेंडेंट है भाई। अलग अलग जगह खेल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट ही है दोनों का जीतना, है क्या नहीं? आप जीतो या ना जीतो, मैं जीतू ना जीतू, क्या लेना देना आपस में। तो हम दोनों का जीतना इंडिपेंडेंट है। तो भाई जब दोनों का जीतना इंडिपेंडेंट है तो दोनों का हारना भी तो मेरे भाई इंडिपेंडेंट है ना। तो यानी अगर ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनकी अकरेंस अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा मेरे भाई। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो भी किसके इक्वल हो जाएगी? पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था ये सिर्फ ए और बी के केस में नहीं होगा, ए नॉट और बी नॉट के केस में भी ये जो इंटरसेक्शन है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भाई तभी लगेगा जब इवेंट इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। आपको मैंने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने का एक तरीका और भी बता रखा है। क्या बताया था, याद है कुछ? 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये बताया था ना। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई। ये कैसा है? यूनिवर्सल। ये कभी भी लग सकता है, इंडिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, ठीक है। बट ये थोड़ा बड़ा हो जाता है सॉल्व करने में, इसके लिए यूनियन भी निकालना पड़ता है। ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी। और जब भी कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट होती है तो उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? उनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी का होना इंडिपेंडेंट है, दोनों का ना होना इंडिपेंडेंट है, एक का होना और एक का ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर ए और बी का होना इंडिपेंडेंट है तो ए का ना होना और बी का होना भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और जब इंडिपेंडेंट है तो ये इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? सिंपली प्रोडक्ट, यानी पी ए डैश इंटू पी बी, ठीक है भाइयों। कैसे हो गया? ए डैश इंटू बी। जो भी चीज इंडिपेंडेंट है सीधा इंटरसेक्शन के लिए क्या करो? मल्टीप्लाई, खत्म। ऐसे ही क्या ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। अगर ए और बी का होना इंडिपेंडेंट है तो दोनों का होना, ना होना, एक का होना, एक का ना होना, सब इंडिपेंडेंट है। तो हर जगह इंटरसेक्शन किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में, सिंपल, ठीक है भाइयों। कब लगेंगे फॉर्मूले? ये सब तभी लगेंगे जब इंडिपेंडेंट होंगी। एक बात और भाइयों कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी भी आसानी से निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, अगर इंडिपेंडेंट है तो। ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है अगर इंडिपेंडेंट हो तो, ठीक है। ये कैसे आया? ये अभी एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वहीं पे मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आपने समझना है तो आप देखो समझ सकते हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है भाई? कि कम से कम एक तो हो, कम से कम एक तो हो, ठीक है ना। ध्यान से समझना, कम से कम एक तो हो। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? कम से कम एक तो हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, यही मतलब होता है ना, ठीक है। अब मान लो दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या क्या सिनेरियो पॉसिबल है? क्या पता दोनों हो जाए, दोनों इवेंट हो जाएं, ए हो और बी ना हो, या फिर ए ना हो बी हो जाए, या फिर दोनों ही नहीं हो। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या दुनिया में भाई? कि दो चीजें हो रही हैं, दो इवेंट हैं, ठीक है ना, तो क्या क्या हो सकता है? क्या पता दोनों हो जाए, ए हो बी ना हो, ए ना हो बी हो, या दोनों ही ना हो। इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। तो जब सारी पॉसिबिलिटीज ले ली तो इनका सम हमेशा क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? ए यूनियन बी। आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब है कम से कम एक हो, यानी कि या तो एक हो या तो दोनों हो जाए। तो यानी मैं ये तीनों चाहता हूँ, ये तीनों, क्योंकि इन तीनों में क्या है? कम से कम एक तो हो रही है। तो ये तीनों कैसे निकलेंगी भाई? दिखने क्या कि ये तीनों की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन तीनों को ही यूनियन बोलते हैं, इन तीनों के सम को क्या कहते हैं? यूनियन। तो वो निकलने गया 1 माइनस पी ए डैश बी डैश। देखो दिख रहा है? कैलकुलेशन आती है भाई इतनी,
समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका अभी एक अच्छे वाला प्रूफ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा जो आपने पेपर में करके आना है। फिलहाल आप इनको याद जरूर कर लेना भाई कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये सब फॉर्मूले एप्लीकेबल है। ऐसे 3 में भी होता है, एक 3 इवेंट होती है अगर इंडिपेंडेंट, ए और बी और सी मान लो, तो आपको पता ही है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। कितनी भी इवेंट इंडिपेंडेंट हो, कितनी भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, इंटरसेक्शन को सीधा क्या करो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। हाँ 3 में एक फॉर्मूला और है, यही जैसे इसमें यूनियन का था ऐसे इधर भी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकल जाएगा, 1 माइनस पी ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, ये फॉर्मूले भाई दोनों बहुत काम के हैं, क्योंकि ये 3 का यूनियन निकालने का तो बहुत ही बड़ा फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट में, लेकिन ये छोटे तरीके से ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो भाई इन फॉर्मूलों के नोट्स बना लो, ये सारे जो कंसेप्ट बताए हैं भाई इनके नोट्स बना लो, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। इन सब को पढ़ लो, इनके नोट्स बना लो, इनको पढ़ लो, तभी आगे की वीडियो देखो जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि अब तो क्वेश्चन ही कराऊंगा, तभी मज़ा आएगा जब ये सब दिमाग में सेट हो चुका होगा। इनको अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से पढ़ो, फिर आगे की वीडियो को देखो भाई। ठीक है, बेशक यहाँ तक की वीडियो दोबारा देखो, फिर वो क्वेश्चन देखना जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं भाइयों क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक इवेंट इसने खुद ही डिफाइन कर रखी है ई, जो कि क्या कह रही है कि जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, और एक इवेंट है एफ जो कि क्या कह रही है कि नंबर इज इवन। ठीक है, फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, हमें चेक करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन समझ में आ गया कि सबसे पहले तो क्या कह रहा है, एक डाई फेंकी, डाई फेंकी तो इसने ये सैंपल स्पेस बना दिया भाई कि 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, सिंपल बात है। तो ई क्या इवेंट है, ई दिखा रहा है कि नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन है भाई इसमें, 3 और 6, तो ये ई के लिए सेट बना दिया कि 3 या 6। फिर एफ क्या इवेंट है कि नंबर इज इवन, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या इवन नंबर दिख रहे हैं आपको, 2 4 6, तो एफ के लिए जब सेट बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, 2 4 6। ठीक है, तो ये अपना सैंपल स्पेस हो गया, ये ई और एफ इवेंट्स के लिए हमने सेट बना दिया। अब अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालना हो, ई और एफ में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन तो निकालना आता है ना, दोनों में कॉमन क्या है, 6, तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट आ गया 6। अब अगर आपसे कोई पूछे ई की प्रोबेबिलिटी निकालो, ई में कितने एलिमेंट है भाई, 2, टोटल एलिमेंट कितने हैं 6, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6। ठीक है ना, काट के इसने इसको 1/3 लिख दिया। ऐसे ही एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ में कितने एलिमेंट है 3, टोटल कितने हैं 6, तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, 1/2 आ गया। ऐसे ही ई इंटरसेक्शन एफ की निकालनी है, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है 1, टोटल 6, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया 1/6। अब हमें चेक करना था ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हमें ई की प्रोबेबिलिटी भी पता है, एफ की भी पता है, इंटरसेक्शन की भी पता है, तो पी ई और पी एफ को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया तो इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। पी कितना है 1/3, पी एफ कितना है 1/2, अगर हम 1/3 इंटू 1/2 करें भैया क्या आता है 1/6, यानी इक्वल आ गया ना ई इंटरसेक्शन एफ के, तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, खत्म। क्लियरली ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ई की और एफ की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है, इसीलिए भैया ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सिंपल है ना, आप चाहो तो अगला एग्जांपल खुद भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ खास बात नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अनबायस्ड का मतलब पता है ना क्या होता है, नॉर्मल डाई है। अनबायस्ड मतलब नॉर्मल डाई है एक, बायस्ड वो होती है जो नॉर्मल नहीं होती, जिसमें कुछ गड़बड़ करी होती है कि भैया सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ठीक है, अनबायस्ड मतलब एक नॉर्मल डाई है, उसको उसने 2 बार फेंका, 2 बार फेंका तो आपको पता है 36 आउटकम होते हैं ना, 6 का स्क्वायर, डाई को 2 बार फेंकते हैं तो 36 आउटकम होते हैं टोटल, याद रखना, इसने बनाए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है लेट द इवेंट ए ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, पहली थ्रो पे ऑड नंबर आए। ठीक है, तो ए के लिए अगर सेट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो, पहली थ्रो में ऑड नंबर आए, हो सकता है पहले 1 आया हो, बाद में 1 आया हो, या पहले 1 बाद में 2, 1 3, 1 4, 1 5,
1 6 हो सकता है, या फिर 3 1 3 2 3 4 3 3 लिखना भूल गए भाई, 3 3 3 5 3 6 सही है, या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 सही है। इन सभी जगह पे हमें क्या दिख रहा है कि पहली थ्रो में ऑड नंबर है। समझ गए ना भाई? नहीं समझ आ रहा तो आप पूरे 36 आउटकम बना लो, आपको दिख जाएगा ये 18 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें पहली थ्रो में ऑड नंबर है। इसमें देखो ना, इस पूरी लाइन में पहली थ्रो में 1 है, इस पूरी लाइन में पहली थ्रो में 3 है, इस पूरी लाइन में पहली थ्रो में 5 है। बाकी जो 3 लाइंस होती हैं उनमें पहली थ्रो में 2 4 और 6 होता है ना, वो ऑड नहीं है। हम पहली थ्रो में ऑड चाहते हैं, तो ये 18 आउटकम ऐसे हैं जिसमें पहली थ्रो में क्या होगा, ऑड। तो इसलिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 18/36 हाफ। सही है। फिर इसने बी देखी, बी क्या इवेंट है, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो पे ऑड है, इस बार हम चाहते हैं सेकंड थ्रो में ऑड हो, तो आप वो 36 आउटकम अगर आप बनाओगे आपको दिख जाएगा। डायरेक्ट बनाना है, आप देख सकते हो भाई, पीछे 1 रख दो, आगे 1 पीछे 1, ये भी हो सकता है आगे 2 हो पीछे 1 हो, आगे 3 हो पीछे 1 हो, पीछे 1 रख दो ना, सब जगह ऑड हो जाएगा। 4 1 5 1 6 1, ठीक है। इन सभी आउटकम्स में आपको दिख रहा है पीछे ऑड है, सेकंड थ्रो में ऑड है। अब पीछे ऑड रखना है तो 3 भी तो हो सकता था, ये हो सकता था कि पीछे 3 हो, ऑड ही तो रखना था ना, तो 3 भी तो हो सकता है, और आगे कुछ भी हो सकता है, आगे 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, पीछे क्या हो 3, ऐसे पीछे 5 भी हो सकता है ना भाई। तो आगे 1 से लेके 6 तक कुछ भी और पीछे 5। तो इन सारे के सारे केसेस में हमें दिख रहा है कि सेकंड थ्रो में ऑड नंबर है। ये भी कितने हैं, 18, इसलिए बी की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 18/36 यानी हाफ। अब हमें चेक करना था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी पता करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। पहली इवेंट क्या कह रही है कि ऑड नंबर हो फर्स्ट थ्रो पे, दूसरी इवेंट क्या कह रही है, ऑड नंबर हो सेकंड थ्रो पे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कहेगी, ऑड नंबर हो दोनों जगह। ऑड नंबर कहाँ हो, दोनों जगह, पहली पे भी दूसरी पे भी। तो वो कौन कौन से होते हैं, ऐसे देखो 1 1 1 3 1 5, दोनों जगह ऑड है। 3 1 3 3 3 5, दोनों जगह ऑड है। 5 1 5 3 5 5, दोनों जगह ऑड है। सही है ना। तो 9 ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों जगह ऑड होता है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 9/36 आ गई। अब हमें चेक करना था इंडिपेंडेंट है कि नहीं। पी ए कितना है, हाफ, पी बी भी कितना है, हाफ। हाफ इंटू हाफ करेंगे तो 1/4 आएगा, जो कि पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। हाँ इंडिपेंडेंट है, खत्म। क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है, तो भैया इंडिपेंडेंट है। अगर आपको समझ नहीं आया, आप तसल्ली से 36 के 36 आउटकम बनाओ, फिर ए और बी उसमें से देख के लिखो, आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। 12th एग्जाम्पल भी इजी है भाई, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप आराम से पढ़ के खुद कर लेना एनसीईआरटी में से। ठीक है। 12th एग्जाम्पल आपको खुद करना है, सारे करने हैं एग्जाम्पल तो वैसे। अब मैं ये करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 13th और 14th, ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करा देता हूँ। तो देखते हैं भाई 13th। तो क्या कह रहा है भाई ये, प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ नॉट। पढ़ लिया भाई क्वेश्चन। कह रहा है अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगी तो प्रूव करो ई और एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी। लॉजिकली तो आपको समझा ही चुका हूँ भाई, ई और एफ इंडिपेंडेंट है मतलब दोनों का होना इंडिपेंडेंट है, तो ई का होना और एफ का ना होना भी इंडिपेंडेंट तो होगा ही। अब इसको प्रूफ देखते हैं हम, इसका प्रूफ देखते हैं भाई क्या है। देखो पहले तो अपने को एक चीज गिवन है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट है ना, कि भैया ई और एफ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ई एंड एफ नॉट आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाइयों, देखते हैं क्या होगा। अब ये देखो ई और एफ इंडिपेंडेंट है, याद रखना ई और एफ नॉट को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। ठीक है। एक चीज पता है भाइयों, आपको एक चीज पता है,
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ कैसे निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ, जिन्होंने 11th वाली वीडियोस अच्छे से देखी है उन्हें पता होगा ई माइनस एफ कैसे निकाली जाती है। ई माइनस एफ को ये भी लिखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये लिखा हो ये लिखा हो, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको 11th में बताया था, इसको निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये मैं आपको 11th में बता चुका हूँ भाइयों, जिन्होंने 11th वाली वीडियो नहीं देखी वहाँ देखो, ये सब बताया गया है वहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट में लगता है, ये कहीं भी लगता है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है ना। जो भी 11th में बताए थे सब यूनिवर्सल थे, तो अब ये फार्मूला पता होना चाहिए था आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम। ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल्स टू पी ई। अब ये जो भाई इंटरसेक्शन है ई और एफ का, इसको मैं पी ई इंटू पी एफ नहीं लिख सकता क्या? ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है इसको ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि बोला ई और एफ इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ई और एफ इंडिपेंडेंट है। जो दो इवेंट इंडिपेंडेंट है उनका इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, उनका प्रोडक्ट निकालो, सिंपल, ठीक है ना। चलो तो अब अगर आप आगे देखो, पी ई कॉमन आता दिख रहा होगा भाई, अंदर रह गया 1 माइनस पी एफ, सही है कि नहीं। और 1 माइनस पी एफ को क्या लिख सकते हैं भाइयों, 1 माइनस पी एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ डैश, नहीं लिख सकते क्या? 1 माइनस पी एफ यही तो होता है। अब ये क्या दिख गया भाई, ये क्या दिख गया कि दो इवेंट हैं जिनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गया, उनके प्रोडक्ट के। जब भी कोई दो इवेंट का इंटरसेक्शन उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी ई एंड एफ नॉट आर इंडिपेंडेंट। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाइयों। ये आ जाता है पेपर में कई बार, कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसको लिख लेना भाई, अच्छे से कर लेना। अगला करते हैं, अगले की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये चीज़ गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हम समझ जाएंगे कि भैया पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये हम समझ चुके। कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, उन दोनों में से कम एक की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, जिसे हम यूनियन कहते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी को हम यूनियन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये कह रहा है प्रूव करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसके इक्वल है। ये मैंने आपको रिजल्ट भी बताया था अभी, है ना। अब हमें इसको प्रूव करना है यहाँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसके इक्वल है। तो इन्होंने अच्छा करा हुआ है प्रूफ, इसी में समझा देता हूँ, ईजी है। ए यूनियन बी है भाई, ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो यूनिवर्सल फार्मूला है। अभी हम ऐसा नहीं मान रहे कि कुछ इंडिपेंडेंट वगैरह का ड्रामा, हम नॉर्मल ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो कि ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, क्योंकि बोला है ए और बी इंडिपेंडेंट है ना। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी को ये लिखा जा सकता है। अब क्या किया इन्होंने, ये पी बी है ये भी पी बी है, कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर रह गया 1 माइनस पी ए, सही है ना। ये वाला पी ए तो एज इट इज लिख दिया, ये पी बी और ये पी बी दोनों था, कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 माइनस पी ए। और 1 माइनस पी ए को पी ए डैश लिख सकते हैं ना। फिर क्या किया इन्होंने, ये वाला जो पी ए था इसको 1 माइनस पी ए डैश लिख दिया, लिख सकते हैं ना, पी ए को 1 माइनस पी ए डैश, और ये पी बी इंटू पी ए डैश एज इट इज। अब ये भी पी ए डैश है ये भी पी ए डैश है, कॉमन ले लिया, तो इन्होंने माइनस पी ए डैश कॉमन ले लिया, ठीक है ना, ये और ये। तो भैया यहाँ 1 रह गया, यहाँ पी बी रह गया, सही है ना। ये तो सिंपल कॉमन शॉमन ले रहे हैं, ये प्लस की जगह माइनस कैसे आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, सिंपल है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो अंदर भाई, ये आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना।
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 1 से एक बार पी बी से, यही आएगा। ये तो सिंपल है। और 1 माइनस पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश। हो गया प्रूफ। यही तो करना था। क्या प्रूफ करना था, यूनियन को प्रूफ करना था। ये 1 माइनस पी ए डैश बी डैश कर दिया। सिंपल है। अपने हाथ से कर लेना भाई, एक बार अपने हाथ से कर लोगे तभी बात बनेगी कुछ। ठीक है भाइयों। एक क्वेश्चन और है मिसलेनियस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ही कर लेते हैं वो, फिर होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है ना। मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, एक बार उसे देख लेते हैं। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, कई बार सीबीएसई में आ चुका है और इसकी कई वेरिएशंस भी हैं, वो मैंने सब असाइनमेंट में डाल दिए हैं, आपको दिख जाएंगी। फिलहाल इसे देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6। समझ गए भाई यहाँ तक क्या कह रहा है ये, कि ए और बी ऑल्टरनेटिवली यानी एक एक करके, एक एक बारी दोनों क्या कर रहे हैं, बारी बारी से एक डाई फेंक रहे हैं जब तक 6 नहीं आ जाता। दोनों एक गेम खेल रहे हैं ए और बी, और वो बारी बारी डाई फेंक रहे हैं, एक पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे फेंके जा रहे हैं। कब तक फेंकेंगे, जब तक उनमें से किसी एक का 6 नहीं आता, एंड विंस द गेम, और तब तक वो गेम नहीं जीत जाता। ये खेलते रहेंगे ज़िंदगी भर, चाहे इनका जब तक 6 नहीं आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि ए और बी तब तक डाई फेंकते रहेंगे एक एक करके जब तक दोनों में से किसी एक का 6 नहीं आएगा, चाहे उनकी ज़िंदगी बीत जाए। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितनी बारी डाई फेंकेंगे वो। तो वो कह रहा है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। रिस्पेक्टिव मतलब दोनों के जीतने की अलग अलग आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, कि ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है और बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है इफ़ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। ये तो क्वेश्चन में बताना ही पड़ेगा उसको कि गेम किसने शुरू करी है, नहीं तो फिर हमको 2 केस लेके करना पड़ेगा, है ना। तो वो कह रहा है गेम ए ने शुरू करी है, आप बताओ दोनों के जीतने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो करते हैं भाई क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। ये होमवर्क आ गया था, अभी थोड़ी देर में देखेंगे उसको। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाइयों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम एक इवेंट ले लेते हैं, ई के 6 अपीयर्स ऑन द डाई, के डाई पे भैया 6 आ गया, 6 आ जाता है। डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चों, भाइयों और बहनों? डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/6 होती है। पता है ना, किसी डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। क्योंकि डाई जब हम फेंकते हैं हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। 6 कितनी बार लिखा है, एक बार, टोटल आउटकम 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। और 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, 6 ना आने की क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी ना, है ना। इसको 1 में से माइनस कर दिया, सिंपल, आ गई 5/6। तो ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, ये 6 ना आने की। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, कि जो बंदा ए है जिसने गेम शुरू करी है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम क्या निकाल रहे हैं, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि ए ने गेम शुरू करी है उसके पास एडवांटेज तो है ही। क्या पता उसका पहली बारी में ही 6 आ जाए, खत्म गेम। हो सकता है कि नहीं हो सकता कि फर्स्ट थ्रो में ही 6 आ जाए, तो पहली बारी में ही 6 आ गया, गेम खत्म भाई, चलो घर। हो सकता है ना ऐसा, कि नहीं हो सकता भाई? ए ने गेम शुरू करी है, क्या पता पहली बार में ही 6 आ जाए, और हमारी गेम क्या थी कि जिसका 6 आया गेम खत्म, तो हो गई गेम खत्म। पर ये तो तुक्का है ना, क्या पता पहली बार में 6 आए, क्या पता पहली बार में ना आए, दूसरी बार में आए। लेकिन अभी हम ए को ही जिता रहे हैं, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए को जिताने की। तो बी को तो अभी जिताना नहीं है, उसको हराना ही है। ठीक है ना। तो ये हमने पहला सिनेरियो लिया है जब ए फर्स्ट थ्रो में जीत जाए। ए कब जीत जाए, फर्स्ट थ्रो में, फर्स्ट थ्रो में। अब ये भी हो सकता है दूसरा सिनेरियो कि ए सेकंड थ्रो में जीते, अपनी सेकंड थ्रो में। ए कब जीते, जब वो सेकंड टाइम फेंके। तो ए की बारी सेकंड टाइम आएगी कब भाई, ए की बारी सेकंड टाइम कब आएगी मेरे भाइयों, जब वो पहली बार हारा होगा, तभी तो गेम आगे चली होगी। अगर वो पहली बारी जीत जाता, अगर वो पहली बार में ही जीत जाता, तो गेम आगे थोड़ी बढ़ती, क्या बढ़ती, नहीं ना। यानी पहली बार ए ने फेंका होगा और 6 नहीं आया होगा, फिर बी की बारी भी तो आएगी, फिर बी ने फेंका होगा, उसका भी 6 नहीं आया होगा,
और फिर ए की बारी आई होगी और उसने फेंका होगा तो 6 आ गया होगा। ऐसे ही हुआ होगा ना, नहीं समझे क्या भाई? हमने क्या माना कि ए ने जब पहली बारी डाई फेंकी तभी जीत गया वो, यानी पहली बारी में 6 आ गया। पर अब जरूरी वही है पहली बारी में ही 6 ले आए? वो शकुनी मामा तो है नहीं, है ना, जो एक ही बारी में ले आएगा कुछ भी। ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने महाभारत देखी है कि शकुनी मामा क्या था। सेकंड थ्रो, अब ये सिनेरियो भी हो सकता है कि ए सेकंड टाइम में क्या ले आए, 6 ले आए, पहली बार में ना ला पाए। तो पहली बारी ए खेला, वो 6 नहीं ला पाया। कौन खेला? ये ए। फिर बी खेला और वो 6 नहीं ला पाया। फिर ए खेला और वो 6 ले आया। इसका मतलब ए अपनी सेकंड बार में, सेकंड टर्न में 6 ले आया, है ना। ये भी एक सिनेरियो है। अब क्या पता वो सेकंड बार में भी ना ला पाया हो, उसकी थर्ड टर्न आई हो, उसकी थर्ड टर्न आई हो तब वो 6 ला पाया हो, पहली 2 बार में ना ला पाया हो। ये भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता कि ए के बस की ना हो भाई, उसका तुक्का नहीं चला, अगले की किस्मत नहीं चली और वो पहली 2 बार में नहीं ला पाया, वो तीसरी बार में ला पाया। तो कैसे हुआ होगा? अगर वो तीसरी बार में 6 लाया, उससे पहले नहीं लाया, तभी तो गेम आगे बढ़ी है ना। अगर वो पहले या दूसरी बार में 6 ले आता तो गेम आगे बढ़ती ही नहीं। हम कह रहे हैं वो तीसरी बार में 6 लाया, मतलब पहली 2 बार में वो 6 नहीं ला पाया। तो कैसे हुआ होगा? हुई कैसे होगी गेम? कि पहले ए खेला होगा, सबसे पहले वो 6 नहीं ला पाया होगा। फिर बी खेला होगा, वो 6 नहीं ला पाया होगा। फिर ए खेला होगा, वो 6 नहीं ला पाया होगा। फिर बी खेला होगा, वो 6 नहीं ला पाया होगा। फिर ए खेला होगा और 6 ले आया होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? ये क्या करा है मैंने? मैं कह रहा हूं ए अपनी थर्ड टर्न में जीते, तो पहले ए खेला होगा और वो नहीं जीता होगा, है ना, तभी तो थर्ड टर्न तक बात पहुंची है। अगर वो पहले ही जीत जाता तो बात बढ़ती क्यों आगे? और हमें जिताना ए को ही है तो, लेकिन खेल तो बी भी रहा है ना ऑल्टरनेटिवली। तो पहले ए खेला होगा, वो जीता नहीं होगा, तभी बात आगे बढ़ी होगी। फिर बी खेला होगा, वो भी नहीं जीता होगा, मतलब उसका भी 6 नहीं आया होगा। फिर ए की बारी आ गई होगी। अब ए की तो दूसरी बार आई है ये, तो दूसरी बार वाला केस तो हमने ले लिया कि वो जीत चुका है। अब तो हम वो केस ले रहे हैं ना जब वो दूसरी बार में नहीं जीता, मतलब वो 6 नहीं लाया। फिर बी की भी दूसरी बार आई होगी, वो भी नहीं जीता। फिर ए की तीसरी बारी आई होगी और वो जीत गया होगा। समझ गए? तब वो जीत गया होगा, 6 ले आएगा। अब ऐसे ही करते करते हमें क्या पता उसका कब 6 आएगा, तो ये चलता ही चले जाएगा भाई। ये सब कुछ चलता चला जाएगा जिंदगी के अंत तक। हम ऐसे प्लस करते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक क्या करते जाएंगे? प्लस करते जाएंगे। क्या आ गया? पीई, पीई नॉट, पीई नॉट, पीई। सही है? ये सारी टर्म्स हम ऐसे ऐड करते जाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका 6 कब आएगा। क्या जाने, भगवान जाने भाई कब 6 आएगा। भगवान ही मालिक है कि कब आएगा 6। ठीक है, तो हमने कहा भैया डॉट डॉट लगाओ, इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें नहीं पता क्या है। चलो वैल्यूज डालते हैं। पीई, पीई कितना है? 1/6। पीई नॉट कितना है? 5/6। लिख दो भाई, पीई की जगह 1/6, पीई नॉट की जगह 5/6। ठीक है, सभी पीई नॉट की जगह हमने लिख दिया 5/6, पीई की जगह 1/6, और ये अपना इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ये हो गया 1/6, 1/6 इंटू 25/36 और 1/6 इंटू 25/36 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है भाई, समझ गया ना क्या करा है? ये 1/6 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई कर दिया 25/36, ये 25/36, ये भी 25/36, तो 25/36 का स्क्वायर, ये वाला 1/6 ये रहा। अब क्या ये जानी पहचानी सी सीरीज दिख गई कोई? हाँ भाई, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ा है भाइयों, सीक्वेंस एंड सीरीज। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाती है, इनफाइनाइट जीपी। इसका सम होता है a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी का सम। याद है? नहीं है तो भाई देख लो, अब याद आ जाएगा। पहली बार भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इन दोनों को कंपेयर कर लो, आपको ए भी पता लग जाएगा, आर भी। फॉर्मूले में पुट कर देना, सम आ जाएगा। ए कितना हो गया? 1/6। आर कितना हो गया? 25/36। इस फॉर्मूले में डालो, आपको इसका सम मिल जाएगा।
ठीक है ना। ये सम कब लगता है, जब इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। तो क्या आ जाएगा भाई सम 1/6 अपॉन 1 माइनस 25/36। ठीक है भाई, उसको सॉल्व कर लेना, 6/11 आएगा। तो ये हमारी क्या निकली है, क्या चीज़ निकाल रहे थे भाई, क्या निकाल रहे थे, ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 6/11। तो बी के जीतने की निकल जाएगी क्या, कोई बहुत मुश्किल बात है क्या बी के जीतने की निकालना। बी जीतेगा मतलब ए हारेगा, ए नहीं जीतेगा तभी तो बी जीतेगा। तो सिंपल, बी के जीतने की क्या हो गई, 1 माइनस ए विंस। तो 1 माइनस 6/11 यानी 5/11। तो दिमाग तो खाली ए वाली में लगाना था, बी तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने हाथ से ज़रूर कर लेना। तो ये है आपका होमवर्क आज का। एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चन करने हैं विद एग्जांपल्स, प्लस वो क्वेश्चन भी कर लेना जो भी कराया था। ठीक है ना, बहुत बार आ चुका है पेपर में। चलो भाइयों, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।